CM24 लाईव्ह न्यूज पाहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। CM24 लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। वंचित बहुजन आघाडीचे सत्य बाळासाहेब आंबेडकर यांना पाचारण देतो। उमेदवारांनी धन्यवाद। सर्वांना विनंती आहे आपण खाली बसून घ्या। स्टेजवरच्यांना सर्वांना विनंती आहे की आपण कृपया खाली बसून घ्या। आपण आपल्या जागी बसा। कृपया ज्यांच्याकडे मोबाईल असतील लाईट ऑन करा। माझं म्हणणं सगळ्यांनी जरा शांती करून घ्या। समोर जे उभे आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही खाली बसून घ्या। मोबाईल वाले खाली बसून घ्या। नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार ॲडव्होकेट अविनाश भोसीकर, नांदेड उत्तर विधानसभेचे उमेदवार इंजिनियर प्रशांत इंगोले, नांदेड दक्षिण विधानसभेचे असणारे उमेदवार फारुख अहमद, लोहा कंधार विधानसभेचे असणारे उमेदवार शिवाभाऊ नरांदे, मुखेड विधानसभेचे असणारे उमेदवार रावसाहेब पाटील, नायगाव विधानसभेचे असणारे उमेदवार डॉक्टर माधव विभुतेजी, देगलूर बिल्लोली विधानसभेचे असणारे उमेदवार सुशील कुमार देगलूरकर, भोकर विधानसभेचे असणारे उमेदवार सुरेश टिकाराम राठोड, हातगाव विधानसभेचे असणारे उमेदवार सन्माननीय दिलीप राठोड आणि किनवट विधानसभेचे असणारे उमेदवार डॉक्टर अमोल या डॉक्टर आमले या सगळ्यांची निशाणी गॅस सिलेंडर आहे। 20 तारखेला गॅस सिलेंडरवरती बटन दाबून आपण त्यांचा प्रचंड मताने विजय करा हे आव्हान मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी करतो। तमाम ओबीसीला माझं असणारं आव्हान आहे की विधानसभा घोषित होण्याच्या अगोदर सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय आला। त्या निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की राज्यसभेतून राज्यातून आम्ही अनेक वेळा माहिती मागवण्याचा प्रयत्न केला की ग्रामपंचायती असते, पंचायत समिती असते, जिल्हा परिषद असते, नगरपालिका आहेत, महानगरपालिका आहेत, ओबीसींची जनसंख्या किती ही तुम्ही आम्हाला कळवा। आम्ही अनेक वेळा विचार परंतु राज्य शासनाने ती माहिती आम्हाला दिली नाही। राज्य शासनाने ती आम्हाला सर्व माहिती दिली नाही आणि म्हणून सरसकट 27% आरक्षण देणं हे कायद्याला धरून नाही,
आणि म्हणून त्यांनी राज्य शासनाला सांगितलं की स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका तुम्ही घेऊ शकता, स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका घेऊ शकता, पण त्या निवडणुकीमध्ये ओबीसीला आरक्षण राहणार नाही हे आपल्याला लक्षात. म्हणजे कायद्याच्या मार्फत कोर्टाच्या निर्णयामार्फत स्थानिक स्वराज्याचं म्हणजे राजकीय आरक्षण ओबीसीचं लागू होणार नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्ष असं म्हणते की ओबीसी हा आमचा असणारा डीएनए आहे. मी इथल्या असणाऱ्या ओबीसीना आगाह करतोय की सुप्रीम कोर्टामध्ये काही जण गेले की केंद्र शासनाला आपण आदेश द्या की जात न्याय जनगणना झाली पाहिजे, जात न्याय जनगणना झाली पाहिजे म्हणून सुप्रीम कोर्टाने नोटीस काढला केंद्र सरकार की याच्याबद्दल तुम्ही उत्तर द्या. केंद्र सरकारने ऍफिडेव्हिट दाखल केलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट दाखल केलं आणि ऍफिडेव्हिट वरती सांगितलं की आम्ही जात जनगणना घेऊ शकत नाही आणि घेणारही नाही. कोर्टासमोर आकडेवारी आणायची, कोर्टासमोर आकडेवारी आणायची नाही आणि कोर्टाला मजबूर करायचं की तुम्ही ओबीसीचं आरक्षण थांबवा. नाईलाजाने कोर्टाने असताना तो निर्णय देऊन टाकला की माहिती नसल्यामुळे ओबीसीचं आरक्षण लागू करता येईल. पुन्हामुळे सरकार कोणाचं आहे तर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे की ज्यांचा डीएनए ओबीसी असं म्हणतात. तुमचा डीएनए जर ओबीसी आहे तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये आकडेवारी का दिली नाही? 5 वर्ष तुमचं राज्य आहे, 5 वर्षामध्ये एकदाही तुम्ही दिलं नाही. आणि आज ओबीसीला माझं असताना सांगणं आहे त्यांनी राजकीय आरक्षण थांबवलंय. उद्या ओबीसीचा आमदार हा झाला नाही तर त्याच विधानसभेमध्ये ठराव मांडला जाईल की सुप्रीम कोर्टाला आकडेवारी पाहिजे ओबीसीची म्हणून जात जनगणना आम्ही मान्य करतो, पण आकडेवारी माहीत नसल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रामधलं आणि नोकऱ्यांमधलं आरक्षण आम्ही स्थगिती करतो. एकदा आकडेवारी कळली की आपल्याला लागू करतो. दुतोंडी साप जसा असतो तसं यांची दुतोंडी भूमिका ही आपण लक्षात घ्या. दुतोंडी साप जसा असतो त्याला ज्या दिशेने जायचं त्या दिशेने तुला तशा स्थितीने हे दुतोंडी सापाचं सरकार आहे हे आपण लक्षात घ्या. एका बाजूला सुप्रीम कोर्टामध्ये सांगतात की आम्ही जात जनगणना घेणार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला जात जनगणना आम्ही घेणार म्हणून ठराव करणार आणि आरक्षण थांबवणार अशी असताना बरं. मी ओबीसीला विचारतो आरक्षणाचा लाभ झाला की न झाला हा पहिल्यांदा असणारा उत्तर द्या. आरक्षणाचा लाभ झाला असेल तर छाती ठोकपणे मला सांगता आलं पाहिजे की मी आरक्षणवादी आहे आणि आरक्षणाचं संरक्षण मी करणार. मी आरक्षणवादी आहे
आणि आरक्षणाचं संरक्षण करणार. या दोन आघाड्यांनी, काँग्रेसची आघाडी असेल, बीजेपीची आघाडी असेल, किती ओबीसीला उमेदवारी दिल्यात, किती उमेदवारी दिलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे एकाने 28 उमेदवार दिलेले आहेत आणि दुसऱ्याने असताना 32 उमेदवार दिलेले आहेत. अशी एकाने 28 दिल्या आणि दुसऱ्याने 32 दिल्या. जिथे 52% ओबीसीची संख्या असं म्हटलं जातं, 244 पैकी किती उमेदवारी पाहिजे होत्या? 144 उमेदवारी पाहिजे होती. 144 उमेदवारीच्या ऐवजी एकाने 28 दुसऱ्याने 32. जे राजकीय दृष्टिकोनातून आपल्याला मान्यता द्यायला तयार नाही, राजकीय दृष्टिकोनातून ओबीसीचा हक्क डावलायला निघालेले आहेत, त्या राजकीय पक्षांना ओबीसीने डावललं पाहिजे, त्यांना नाकारलं पाहिजे. हे आव्हान मी आज ओबीसीने या ठिकाणी असणार आहे. आणि म्हणून मित्रो, उद्याचा येणारा जो ठराव आहे विधानसभेमध्ये, उद्याचा येणारा जो ठराव आहे विधानसभेमध्ये, तो जर हाणून पाडायचा असेल तर आज वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना विधानसभेमध्ये आपल्याला पाठवावं लागेल. हे आपण असावं लक्षात घ्या. जिकडची लढाई तिकडेच लढावी लागते. जिकडची लढाई तिथेच लढावी लागते. विधानसभेची लढाई विधानसभेमध्येच लढावी लागेल. आणि विधानसभेची लढाई लढवायची असेल तर आमदारच लढवू शकतो आणि आपल्याकडे आमदार असल्याशिवाय आपण जी लढाई करू शकत नाही, हे लक्षात. आणि म्हणून तमाम ओबीसीला माझं आव्हान आहे, धर्म धोक्यात नाहीये. आपण आपल्या घरातला असणारा देवारा, त्याची असणारी पूजा अर्चा जोपर्यंत करतात, रीतिरिवाजाप्रमाणे जोपर्यंत करतात, तोपर्यंत धर्मावरती कुठलाही आच नाही, कुठलाही अडचण नाही. हे आपण असताना लक्षात घ्या. अडचण जी आलेली आहे ती आरक्षणावरती आलेली आहे, गंडांतर आलेला आहे त्या आरक्षणावरती आलेला आहे. आणि आरक्षण निकामी कसं होईल या दृष्टीने प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेले आहे. माझं आव्हान आहे ओबीसीला, आरक्षण यामुळे आपला विकास झाला असेल तर आरक्षणाच्या बाजूने आपण राहिलं पाहिजे. आणि आरक्षणाच्या बाजूने उभं राहायचं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने आपण उभं राहिलं पाहिजे. हे आव्हान मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी असतं. जो धोका ओबीसीच्या आरक्षणाला आहे त्याच्यापेक्षा मोठा धोका हा एससी एसटीच्या आरक्षणालाही लक्षात. इतर निकालच लागून गेला आणि तोही कोर्टामार्फत निकाल लागून गेला. निकाल काय आहे? वर्गीकरण करा. माझे वर्गीकरण झालं तर ह्या ह्याच्यातले दोन त्याच्यातले दोन भांडत बसतील, त्याच्या पलीकडे काही होणार नाही. पण निर्णय हा वर्गीकरणापुरता मर्यादित राहिला. हा वर्गीकरणापुरता मर्यादित राहिला नाही. ते तू पुढे गेला आणि त्यांनी सांगितलं की या वर्गीकरणाबरोबरच क्रीमी लेअर त्या ठिकाणी येणार आहे.
क्रिमी लेअर सुद्धा लागू केला जाईल. त्याच निर्णयामध्ये क्रिमी लेअर म्हणजे काय याचं सांगण्यात आलं. क्रिमी लेअर काय सांगण्यात आलं की एखाद्या कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, एका कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर ते कुटुंब क्रिमी लेअर मध्ये येतं. ते कुटुंब क्रिमी लेअर मध्ये येतं आणि एकदा का हे कुटुंब क्रिमी लेअर मध्ये आलं तर यापुढे त्याला आरक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय तुम्हाला मान्य आहे का? हा निर्णय तुम्हाला मान्य आहे का? हा निर्णय जर मान्य नसेल तर रस्त्याच्या लढाईवरून जिंकता येणार नाही हे लक्षात घ्या. मोर्चा काढून लढता येणार आणि जिंकता येणार नाही. परिसंवाद घेऊन तो असताना जिंकता येणार नाही. कोर्टाचा निर्णय रद्द करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत? कोर्टाचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार हा सुप्रीम कोर्टाला आहे आणि राज्य विधानसभा नाही. पार्लमेंटला आहे आणि राज्य विधानसभेमध्ये आहे. आता विधानसभेचा वापर करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे? विधानसभेचा वापर करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? नुसतं मतदान नाही तर आमदार निवडून आणले पाहिजेत हे असताना लक्षात घ्या. नुसतं मतदान करून चालणार नाही तर आमदार तुम्हाला निवडून आणावे लागतील. आणि उद्या का आमदार निवडून आले, उद्या का आपण आमदार निवडून आले तर आपल्या हातामध्ये ताकद येते हे लक्षात घ्या. आणि ज्याला कोणाला सरकार करायचं आहे खुशाल कर, पण या विधानसभेमध्ये ठराव मंजूर झाला पाहिजे की सुप्रीम कोर्टाने वर्गीकरणाचा आणि क्रिमी लेअरचा दिलेला निकाल हा चुकीचा निर्णय आहे आणि म्हणून हे सभागृह तो निर्णय रद्द करते. हा अधिकार विधानसभेला आहे. पण तेव्हा सांगू शकतो आपण, हा अधिकार कधी आपण वापरू शकतो, पक्ष म्हणून कधी आपण वापरू शकतो? आमदार असतील त्याच वेळेस. आणि म्हणून आज आपली जबाबदारी आहे रिझर्वेशन इन प्रमोशन लागू झालं पाहिजे असं जे म्हणणार आहे त्या पहिल्यांदा मला त्याचं सांगणं आहे की आमदार निवडून आण, आरक्षणाचं तत्व आपण वाचूया आणि मग रिझर्वेशन इन प्रमोशनच्या लढाईला आपण सुरुवात करूया. म्हणून आज तुमची एकच जबाबदारी आहे, आमदार निवडून आणणं ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून गॅस सिलेंडरला आपण मतदान कराल ही अपेक्षा मी या ठिकाणी बाळगतो. मित्रों, मुसलमान भाइयों, मेरे लातूर की तकरीर का कई लोगों ने तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया. कांग्रेसी है, मैं जानता हूं उनको. उनकी जो बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी गलती है कि महाराष्ट्र के 32 मतदार संघ ऐसे हैं, महाराष्ट्र के 32 मतदार संघ ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस का पंजा नहीं, लेकिन वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी तरफ
उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ऐसी परिस्थिति। और वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। और वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार मुस्लिम समाज जो है वो मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बातें सुनना पसंद नहीं, उसका खून खौलता, उसका नतीजा हम लोग ने राजस्थान में देखा। निपुण शर्मा नाम की जो महिला है, जिस बयान उन्होंने कहा, दुनिया भर के देशों ने उसको नकारा, कंडेम किया और भारत सरकार से कहा कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी कोर्ट ने अपनी हलबत्ता दिखा दी और ये कहा कि ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है कि जहां धर्मगुरु या धर्म के जो प्रेषित भगवान है या देवियां, इनके खिलाफ अगर गलत बातें कही गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कानून अभी तक बना नहीं। देश भर मुसलमानों ने आवाज उठाई, नारे लगे, लाखों के जुलूस निकले, लेकिन कार्रवाई हुई क्योंकि कानून नहीं। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी, कपिल पाटिल जिसको हम लोग ने जिताया था, उसके माध्यम से विधानसभा में, विधान परिषद मोहम्मद पैगंबर के बिल, एक कानून पेश किया गया। सभागृह ने उसे मान लिया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इसको उठाएगी और कानून की शक्ल वहां पर। मैंने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से कहा, यह जिम्मेदारी हम लोग ने ली है, आपको सिर्फ अभी कानून करना है। कांग्रेस वाले मुझसे कहते थे थोड़ा धीरज है। मैंने कहा आप कितने हादसा करना चाहते हो? दिन प्रतिदिन पैगंबर के बारे में लोग अनाप शनाप बातें लिखते जा रहे, लोगों मुसलमानों का खून खौल रहा। आप क्या चाहते हो भैया? धंधा फसाद आप चाहते हो? जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, क्या वो भारत में करना चाहते हो? धीरे से कांग्रेस वाले हमको सुनाते थे और कहते थे, प्रकाश भाई इतनी हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत आप दिखा रहे हो, जो हिम्मत आप दिखा रहे हो, वो हिम्मत हमारे नेता भी नहीं। जहां हमारा नेता अकीयत ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन मुसलमान ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर से सोचिए। आसिफ पर से सोच लो। हमने कहा कि हम इलेक्शन के लिए रोक रहे। मैं आज मुसलमानों से कह रहा हूं, मैं आज तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि यह कानून बने या ना बने? क्या आप ये इलेक्शन जो है
पैगंबर के नाम पे करने के लिए तैयार हो या नहीं। और यही सवाल मैंने वहां पर उठाया था कि अगर ये 32 मतदार संघ जो है, जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है, आज भी अपने तकरीर में कहता है कि मैं उस शिवसेना पर गर्व करता हूं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की। और मैंने यही अपील कही थी, वो मौलवियों से अपील कही थी, काजियों से कही थी, उलेमाओं से कही थी, ये पंजा है ही नहीं, तो आप वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप ये ऐलान क्यों नहीं करते हो कि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर जीतती है तो मोहम्मद पैगंबर का बिल कानूनी बनता है। और जो कोई पैगंबर के बारे में या किसी और भगवान के बारे में अनाप शनाप लिखेगा तो 7 साल की सजा उसको। क्या मुसलमान ये चाहता है या नहीं चाहता? ये सवाल मुसलमानों ने अपने जमीर से पूछना है। हम तो लड़ते रहेंगे, हम इंसानियत के पुजारी। नफा और फायदे का हम लोग देखते नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और इसलिए फारूक साहब भी मुझ पे थे उस पर, जब हम लोग औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने गए। ये नहीं हम लोग ने सोचा कि यहां का कट्टरपंथी हिंदू क्या सोचे, लेकिन इस बात की हम लोग को गारंटी थी कि जिस दिन हम लोग जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और यहां के कट्टरपंथियों को चैलेंज करेंगे कि आओ, जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो कर लो, हम आपको सामना करने के लिए तैयार। चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राणा प्रताप सिंह हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, इसी मिट्टी के पहले पले हो। वो आपस की लड़ाई उनकी थी, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इस हकीकत को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस भर्ती के वो पैदा किए। उनका राज था। मैं आज उसी तरह से मुसलमानों से अपील करता हूं, उसी तरह मैं आज मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये इलेक्शन जो है, आप मोहम्मद पैगंबर के नाम पर कुर्बान हो जाए। वोट जो है वो मोहम्मद पैगंबर के नाम से आती है। कांग्रेस ने आपके झोली में क्या दिया? जो उम्मीदवार दिया है उसके खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां का मराठा आपको वोट देने के लिए तैयार है? ठोक के कहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है, जिसको हम लोग कहेंगे वो उसी को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। नेता ही मुसलमानों से कहूंगा, अगर दोस्ती करना चाहते हो तो इज्जत की और बराबरी की दोस्ती होनी चाहिए। बराबरी की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी न हो कि हम दूसरों की बैग लेके चले। कितने सीटें मांगी थी उलेमा ने? 44 सीटें। कांग्रेस से कहा था कि हमने आपको लोकसभा में वोट दिया, आपको जिताया, अब हमको जो है 44 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने कितने सीटें दी? कितने सीटें दी? 6 सीटें दी। एनसीपी ने कितने सीटें दी?
शिवसेना ने कितने सीटें दी, और फिर भी जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने खड़े किए, उन मुसलमानों उम्मीदवार के पीछे तो आप कम से कम खड़े रहिए। आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं इस संविधान ने मुझे पूरी आजादी दी। ना डर ना खौफ, ना डर ना खौफ, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि फिलिस्तीन का जब हमने वो कार्यक्रम मुंबई में लगा दिया तो कई मुस्लिम संगठनों से मैं बातचीत करनी की। मैंने कहा मैं ऐसे करने जा रहा हूं, आपके क्या राय? बोले प्रकाश भाई जरा सोच समझ के करो। तो मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं करूंगा ही, आपसे पूछने आया हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे। आए सभी जन। तो बाद में मैंने उनसे पूछा आपने आगे क्यों नहीं आया? आप आगे जाते तो हम आपके पीछे हो जाते। मैं आज यहां के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिना खौफ और बिना डर अपनी जिंदगी अगर गुजारनी है तो आपकी नाव वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जोड़ लो और आप भी उसी तरह से जियो। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, कांग्रेस जो है वो जानती है जो 80 की जानती, वो कांग्रेस नहीं कि 70 की जो कांग्रेस। ये इसी को बड़ी बड़ी कांग्रेस है कि जो अपने नेता आदेश देता है उसकी पालन भी नहीं कर सकती, ऐसी है कांग्रेस। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा ये जगह जो है ये जगह पार्टी के लिए मांगनी है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की बात कर, लेकिन अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी, अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी वो अपनी नेता की ख्वाहिश जो है, या उन्होंने जो कहा था कि बुल्ढाना की असेंबली की सीट कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए, वो कांग्रेस के हिस्से में न जाते हुए वो शिवसेना के हिस्से में चली। अरे भैया आप कैसे पार्टी चलाते हो? नाना पटोले अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी भाड़ में गई। अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी भाड़ में गई और ऐसे नेताओं के पीछे यहां का मुसलमान भाग रहा है। मैं दोबारा मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, ये मौका है, मौका बार बार नहीं आती। ये बात सही है, अगर मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में रहता है तो कम से कम 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे। 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन रोकता है मोहम्मद पैगंबर के बिल को कानून से बदलने। हम लोग देखते हैं कौन है। और इसलिए दोस्तों, मुसलमान भाई और बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं
18 मीटिंग का मामला छोड़ दो, आप रिश्तेदारों को वोट करने जा रहे हो, पार्टियों को वोट नहीं करने जा रहे। नांदेड़ में आप पार्टी को वोट करने नहीं जा रहे हो, आप रिश्ते को वोट करने जा रहे हो। एक तो भतीजे को वोट करो और भतीजे को नहीं करना है तो उसके मामा को वोट करो। भतीजा और मामा एक ही हो गए, सत्ता घर में ही आ गई, चाहे वो दाएं हाथ से आए या बाएं हाथ से आए, सत्ता घर में ही आ गई है। कहां से मुसलमान आपको न्याय मिले? मैं जो बात कह रहा हूं फिर गौर कर लो। और 20 तारीख को मोहम्मद पैगंबर का बिल कानून बनने के लिए आप गैस सिलेंडर को वोट कर दीजिए, पार्लियामेंट में भी कर दीजिए और असेंबली में भी कर दीजिए। जो कानून हम असेंबली में बनाएंगे वही कानून पार्लियामेंट में लगता है तो पूरे देश में लगता है। पार्लियामेंट के सदन में रखने के लिए आवाज की जरूरत है, एक खासदार की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अविनाश बोसीकर को आपने लोकसभा में अगर पहुंचा दिया तो मान लीजिए ये पैगंबर का बिल लोकसभा में भी पहुंच गया और वहीं से शुरुआत होगी और मुसलमानों की एक अलग से राजनीति इस देश में शुरुआत होगी। अगर आप करना चाहते हो तो गैस सिलेंडर को वोट देकर आप भारी वोटों से जिताएंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, अल्लाह हाफिज।